हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका परीक्षा युग के शानदार से यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो एनटीटी का सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसकी स्टार्टिंग आज हम करेंगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपने कंप्लीटली कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के में, और वहाँ जाके अपने सारी की सारी क्लासेस जो पीछे की फर्स्ट ईयर की वो देख लेंगे। और आज हम स्टार्ट करें सेकेंड ईयर का सिलेबस। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जो आपको चैप्टर दिए गए हैं इसमें आपके टोटल 9 चैप्टर होंगे। 9 चैप्टर का जो है सिलेबस ये रहेगा, जिसमें सबसे पहला लेसन जो है आपका वो रहेगा स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग का जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ये रहेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है? शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादक। दूसरी बात, किंडरगार्टन के फॉर्मूले क्या है, डाल्टन विधि क्या है, खोज विधि क्या है, या फिर प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात के द्वारा जो दी गई थी वो क्या है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में करी होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेनोवेशन होके आपको दोबारा आगे मिलेंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप किंडरगार्टन का अर्थ यहां से स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसमें कुछ टीचिंग के मेथड्स के बारे में आपको बताया गया इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है। यह जो है जर्मन भाषा का शब्द होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात बाल उद्यान। बाल उद्यान का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा, बाल उद्यान या बाल बगीचा। इसका मतलब क्या है कि छोटे बच्चे कहाँ कहाँ पे रहते हैं। जैसे मेनली बात यह है कि आप नॉर्मली छोटे बच्चों के टीचर बनने वाले हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है आपका एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का एक कोर्स चला हुआ है। इसमें आप इन फ्यूचर छोटे बच्चों को ही पढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ये आपको एक एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। जो शब्दों से मिलकर जो यहाँ से 2 शब्द मिले हैं, एक का बाल उद्यान। बाल उद्यान का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों का उद्यान, छोटे बच्चों का बगीचा। ठीक है। प्रोवेल ने पौधे की तुलना बालक से की है। यहां ये बताया गया है कि बच्चा जो होता है वो एक पौधे के समान है, तथा माली की तुलना शिक्षक से की है। यहां 2 चीज एक बार देख लीजिए आप। एक तो होता है बच्चा छोटा जो है, जो छोटा बच्चा है वो पौधे की भांति होता है। छोटा बच्चा जो होगा वो यहां इसने बताया है कि वो बच्चा पौधे के जैसा होता है, और इस पौधे की रखवाली करने वाला, टाइम से इसको पानी देने वाला, इसका भरण पोषण करने वाला जो है वो माली होता है। और यहां माली की संधि जो है वो किसको दी गई है? वो एक अध्यापक को माली की संधि दी गई है। ठीक है। तो प्रोवेल नाम के एक व्यक्ति हैं जो आपको बताते हैं कि छोटा बच्चा एक पौधे के समान होता है, और जो शिक्षक होता है उसका जो रख रखाव करने वाला होता है या उसकी सहायता करने वाला जो होता है वो एक शिक्षक होता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। ये बच्चा, आप नॉर्मल सी बात ये समझ रहे हो कि बच्चे को स्कूल का परिवेश, आपने स्कूल के बारे में भी पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा जिन्होंने, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी सिलेबस से रिलेटेड जो क्लास है ना वो छोड़नी नहीं है। सारी की सारी क्लासेस आप अपने कंटिन्यू बेसिस पे लेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें आपको ये बताया गया है कि बालक जो है स्कूल शिक्षक, जैसे शिक्षक जो होता है स्कूल में वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। स्कूल में जो शिक्षक का कार्य होता है वो बच्चे की सहायता करने में सहायक होता है। मतलब बच्चे का परिवेश अच्छा तरीके से चलाता है, बच्चे को अच्छे तरीके की शिक्षा देता है, और शिक्षा देकर एक उन्नत नागरिक बनाने का कार्य जो होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब इसका मतलब, किंडरगार्टन का मतलब मैंने क्या बताया है कि छोटे बच्चों का बगीचा यानी कि बाल उद्यान। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? यह एक लघु समाज में बालकों का समूह है जिसका वातावरण खेल, समाज, स्वतंत्रता से भरा हुआ है, और व्यक्ति निर्माण का करने का, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व गुणों को सीखने। भाई, इसमें आपको ये बात बताई गई कि छोटा बच्चा जो होता है वो एक खुली किताब के जैसा होता है, खुली एक डायरी है। उसमें आप जो भी चीजें डालना चाहोगे, जिस भी परिवेश को उसके अंदर ऐड करना चाहोगे, जो भी जैसा तरीके का आप वातावरण उसको दोगे, जिस भी तरीके की नॉलेज आप उसको दोगे, जो भी आप व्यवहार उसको दोगे,
वो सारी चीजों को अडोप्ट करके अपने अंदर समायोजित कर लेता है, अपने अंदर उन चीजों को समान रूप से अच्छे तरीके से अपने अंदर उन चीजों को सजोए रखता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया प्रोबेल की जीवनी। प्रोबेल नाम के एक व्यक्ति, प्रोबेल ने शिक्षा को एक महान देन दी है। प्रोबेल संसार के महान शिक्षा शास्त्री कहे जा सकते हैं। प्रोबेल नाम के एक व्यक्ति हैं। आप यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमारे शिक्षा के जगत में शिक्षा के महान, संसार के सबसे महान शिक्षा शास्त्री किसको कहा गया है? तो यहाँ प्रोबेल नाम के व्यक्ति हैं, उनको कहा गया है। उनकी जीवनी के बारे में कुछ बातें यहाँ बताई गई हैं कि भाई 21 अप्रैल सन 1782 में इनका जन्म हुआ था और ओवर बेशक नाम की जर्मनी, दक्षिण जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। और प्रोबेल अपनी प्रारंभिक किशोर अवस्था में अपेक्षित रहा है, दुखपूर्ण तथा शोकपूर्ण समर्थियों से उसे बच्चों के जीवन को अधिक सुखी बनाने की प्रेरणा दी है। भाई उन्होंने ये बताया है कि बच्चे, इनका कार्य जो है, प्रोबेल का कार्य बच्चे की शिक्षा को सुधारने के लिए, बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट करना है। बच्चे को कैसे अपने वातावरण से उसको अच्छे तरीके से वो अपने वातावरण में रह पाए, कैसे कैसे उसके लिए काम करना है, कैसे बच्चे को जो है सुख प्रदान होगा, कैसे बच्चे को दुख से निकाला जाएगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, उसके पिता ने दूसरा विवाह किया, इनकी कुछ बातें बताई गई हैं। जो वही 1836 में जर्मनी से लौटे थे वो, उनके बाद शिशु विहार 1839 में इन्होंने खोला था। प्रथम शिशु विहार, ये नोट करने वाली चीज है भाई, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। प्रथम शिशु विहार भारत में कब खोला गया था, या विश्व में सबसे पहली बार प्रथम शिशु विहार कब खोला गया था, ये क्वेश्चन नोट डाउन करने का है। प्रथम शिशु विहार केंद्र 1839 में खोला गया था सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको बताए जाएंगे टीचिंग की स्किल क्या होती हैं, शिक्षण कौशल क्या होता है। शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग की स्किल जो है वो क्या क्या होती हैं। शिक्षण कौशल क्या है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए टीचिंग की स्किल्स होती क्या है, टीचिंग स्किल क्या होती है, इस बात को समझेंगे पहले। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हो? प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्य व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल या अध्यापन कौशल कहलाता है। भाई ये डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। शिक्षण कौशल का मतलब क्या है कि शिक्षण के प्रति, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास कर रहा हूं ना, जितने भी प्रयास कर रहा हूं, सभी प्रयासों के समूह को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कौशल कहते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए, शिक्षण एक विज्ञान है, ये तो आपको पता ही है। टीचिंग अपने आप में एक साइंस होती है। इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। भाई अगर आप अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो अच्छे शिक्षक तैयार कर सकते हैं और प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। भाई अगर आप अच्छे तरीके की पढ़ाई करोगे तो अच्छे तरीके का आपको पढ़ाने की बात, अगर पढ़ाने की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, उसी के प्रबल प्रभाव से ही आप क्या होगा? एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। अदरवाइज आपको शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत क्या है कि आप बच्चे को किस कौशल में, किस तरीके से बच्चे को, देखिए मेन बात क्या है शिक्षण की विधियों में या शिक्षण के तरीकों में, सबसे मेन चीज ये होती है कि आप बच्चे को किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को आप एक अच्छा अनुशासित बच्चा बना सकते हैं। उसके जीवन में जितनी भी चीजें आप आगे इन फ्यूचर के लिए, उसके लिए जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो उसके लिए लाभदायक हैं, वो सभी कार्य जो होंगे ना वो शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। और आप अच्छे प्रशिक्षण तब बन पाओगे जब आपको इन सब चीजों का अच्छे तरीके से प्रभावी शिक्षण आप प्राप्त कर लेंगे। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में इन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई मैंने आपको बता दिया है कि भाई शिक्षण कौशल का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी चीज सिखाते हैं तो उस चीज को सिखाने के लिए आप जितने भी प्रयास करते हो, सभी प्रयासों का जो समूह होता है वो शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ, अब यहाँ पे कुछ बातें बताई इन्होंने, जैसे देखिए शिक्षण के आधार पर या शिक्षण के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, सामग्री वगैरह टीचिंग स्किल्स हैं। कोई चार्ट बनवा लिया जाता है, सरल सुगम रुचिपूर्ण। मतलब मेन बात क्या है कि आपको, आप जितने भी, जैसे आपने नॉर्मली आपने स्कूल के टीचर्स में देखा होगा या आपने खुद भी देखा होगा कि आपके जहां भी आप कोर्स कर रहे हो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आपसे बनवाए जाते होंगे जरूर। इनमें क्या होता है, ये सभी आपको शिक्षक बनाने के लिए, रुचिकर एक प्रभावशाली प्रयास करने के लिए आपको एक शिक्षण का एक प्रतिष्ठान तरीका दे रहे हैं कि जिससे आप इन चीजों को अगर आप प्रयास करोगे तो आप अच्छे शिक्षक जो है बन जाओगे। और शिक्षण कौशल का मतलब क्या है कि आपने
उसके लिए क्या क्या काम किया है। कौशल का मतलब क्या है, उन सभी चीजों का यूज करोगे, उससे यूज करके आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हो, या आप अच्छा शिक्षक बनने के साथ साथ उस बच्चे के लिए भी जीवन में बहुत बहुत कुछ उसके फायदे की बातें या फायदे के लिए उसके लिए कर सकते हो। यहां कुछ परिभाषाएं यहां पे दी गई हैं, देख लीजिए एक बार। बी के पोसी ने शिक्षण कौशल के शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है, भाई ये इसने शिक्षण कौशल उन परस्पर अधिगमों का, शिक्षण क्रियाओं का, व्यवहारों का समूह है। एलन गेज ने कहा शिक्षण कौशल के अनुदेशात्मक क्रियाएं विधि हैं जिसका प्रयोग, भाई एक बार क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, शिक्षण कौशल का स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए, ताकि आपको, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है एलन गेज ने इसके बारे में क्या बताया है, या एलन गेज के द्वारा इसकी परिभाषा कैसी दी गई है। मैं एक बार आगे से हट जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम करते हैं, प्रस्तावना कौशल क्या है, इंट्रोडक्शन स्किल क्या कहती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, भाई जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसकी खुद की आपने करिकुलम बनानी पड़ती है। जैसे मैंने आपको एनटीटी का सिलेबस करना है, या एनटीटी के सिलेबस से रिलेटेड जो आप हम सीडीपी वगैरह पढ़ रहे हैं, जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको इससे पहले करिकुलम बना के दे रखा है। ये करिकुलम जो है ये अपने आप में एक करिकुलम है, इसी की सहायता से तो हम इन सारी चीजों को पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने यही बात बोली है कि सामग्री करने के लिए व्याख्या, या अगर मेरे पास ये इस टाइप की चीजें अगर नहीं होती तो हो सकता है मैं इस तरीके से या इसे अपनी कोई बात को समझाने में इतना ज्यादा सामर्थ्य ना रखता जितना मैं अब हाल फिलहाल में आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपको ये सारी चीजें अगर नहीं दिखाई देती तो मैं सिर्फ बोल के शायद ही इन चीजों को समझा पाता, क्योंकि आप मुझे इस बात का पता नहीं कि मेरे सामने तो आप बैठे नहीं हो, बहुत दूर दूर का बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस कराना या आपको जो फील करा रहे हो कि आप एज इट इज क्लास में बैठे हो, तो ये सारा का सारा ही शिक्षण कौशल, ठीक है ना। छोटे शब्दों में बात को समझ जाइए। कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लास मैनेजमेंट स्किल क्या होती है, ये क्लास के बारे में बताता है, भाई कक्षा में क्या क्या करना चाहिए। ये श्यामपट है, श्यामपट कौशल का मतलब क्या होता है कि आपके पास बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। बाकी ये क्या है कि ये डिजिटल स्क्रीन है, श्यामपट पर जो भी लिखना, सोच लिखना, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। या आपके पास इन सभी चीजों का गुण होना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी बच्चे को श्यामपट या बोर्ड पे कोई चीज करवा रहे हो, तो उस बोर्ड पे लिखी हुई जो चीज होती है, जो आप कृति या करते हो, कुछ भी करते हो, बोर्ड के ऊपर जो भी आपके द्वारा लिखा गया वो स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे का कंसेप्ट जो क्लियर हो पाए, ठीक है ना। उसके बाद है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, छात्रों को ध्यान टॉपिक में बना रहे, भाई ये इस प्रकार की, ये आपको एक्टिवनेस स्किल देता है जिससे बच्चे का एक्टिव रोल क्लास के अंदर हो पाए। ये इस प्रकार की चीजें हैं जैसे जिससे शिक्षक छात्र क्रिया सही ढंग से हो सके। मान लीजिए मैं बीच बीच में आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आपने क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, और आप बिल्कुल अलर्ट हैं, तो आप साथ के साथ हमें बता भी सकते हैं कि भी क्लास ठीक है, हमें समझ आ रही है, प्रॉपर वे में कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कमेंट करेंगे क्लास के साथ साथ, तो उस टाइप से हमें क्या हो जाएगा, शिक्षक का और विद्यार्थी का जो है वो आपस में तालमेल जो है अच्छे तरीके से बना रहता है। जैसे कि ऑफलाइन में तो क्या होता है, बच्चे का इंटरेक्शन टीचर के पास होता है, और जब आप ऑफलाइन हमारे सामने बैठ के अगर पढ़ते होगे, मतलब या कभी इन फ्यूचर आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो कभी भी किसी के साथ पढ़ रहे हो, या आप भविष्य में आप अध्यापक बनोगे, तो आप अपने सामने जब बच्चे को बिठा के पढ़ाओगे तो उसमें आपका इंटरेक्शन प्रॉपरली वे में बना रहता है। यहाँ ऑनलाइन वाले सिस्टम में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर स्किल है, जिस बच्चे को पढ़ना ही है वास्तव में, तो वो बच्चा इस चीज के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना इंप्लीमेंट डाल सकता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन का मतलब ये होता है कि भाई छात्र शिक्षक के बीच में अंतर क्रियाएं होती रहनी चाहिए। क्लास में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कई बार आपने सुना होगा सर ये बच्चा मेरे को मार रहा है, सर ये अलग अलग छोटी मोटी कोई शिकायत जो है क्लासेज में होती रहती हैं, तो ये उतार चढ़ाव जो होता रहता है, लेकिन इन सब से हटके बच्चे को अपने कंसेप्ट पे बच्चे को लेके आना, ये एक अच्छे प्रभावी शिक्षक का काम होता है। उसके बाद पुनर्बलन कौशल, रीफोर्समेंट स्किल, ये इसका मतलब होता है कि बच्चे को
मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि वो अपने साथ साथ की ऐसी अनुक्रियाएं कर रहा है जो कक्षा के लिए हानिकारक है, तो उसको उस चीज से हटाना चाहिए। रीफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप उस बच्चे को रूढ़िवाद तरीके से या उस बच्चे को डरा के धमका के जैसे भी पनिश करके जिस भी तरीके की पनिश करना चाहो आप, मतलब इतना भी पनिश ना करें कि बच्चे को उस चीज के से गिल्ट महसूस हो, लेकिन इतना तो हो सकता है कि बच्चे को आप इतना बताएं कि भाई क्लास में आप बैठे हो तो क्लास के तरीके से ही आप अपना काम करेंगे प्रॉपर, ठीक है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चे को आपने कोई काम दे दिया कि भाई आपने इस चीज में से ये चीज निकालनी है, दो चित्र दे दिया आपने, इसमें से अंतर स्पष्ट करना है, तो इससे बच्चे की जो मेंटेलिटी जो है वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है। उद्देश्य कौशल, भैया आपको ही मैंने बता दिया कि भाई आज आपने 4 घंटे में ये काम करना, तो ये उद्देश्य है। एग्जाम्पल स्किल, भैया आपको जब आप कोई चीज पढ़ा रहे हो तो आप उसके लिए आपके पास सार्थक एग्जाम्पल हो। भाई मैं आपको कोई चीज पढ़ाता हूं तो साथ साथ में आपको बाहर के परिवेश से भी कनेक्ट करा देता हूं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो एग्जाम्पल कौशल में आती हैं। व्याख्यान कौशल का मतलब क्या होता है? लेक्चर स्किल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होता है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं पहले से ही नॉलेज है इन चीजों की, कुछ नॉलेज आपको जरूर होगी कि आप भाई अब आपने 12th तक की पढ़ाई करी है, उसके बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको इतनी सी बेसिक्स और नॉलेज है ही, उसके बेस पे ही सारी चीजों की व्याख्यान की जाती है। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ पे कुछ सहायक सामग्री दी गई है। भाई बच्चे का निर्माण करना है, चरित्र कैसा होना चाहिए, प्रश्न पूछने के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, बच्चे के अंदर प्रेरणा जागरूक कर दीजिए, पूर्व ज्ञान की जांच बच्चे की करनी चाहिए, बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। अब पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने का कार्य भी है, बच्चे शिक्षक के द्वारा किया जाता है, उसका सहयोग करना चाहिए। कठिनाई ज्ञात करनी चाहिए, कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, बच्चे की झिझक दूर कर दीजिए। भाई मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है एजिटेशन में रहता है, आप उससे कोई बात पूछते हो वो समझ नहीं पाता या आपको बता नहीं पाता उसके बारे में, तो उसकी जितनी भी झिझक है उनको दोहराना, मतलब उनको खत्म करना है। और दोहराना जो है अगला एक कंसेप्ट है बालक द्वारा सीखे गए ज्ञान को दोहराने के लिए। भैया आपको अगर रिवीजन के लिए आप उसको टाइम नहीं देंगे या कोई काम नहीं करवाएंगे तो उसमें भी बच्चे को दिक्कत आती है। पाठ योजना का अर्थ क्या होता है ये बात समझ लीजिए। पाठ योजना विषय वस्तु की उस छोटी इकाई को कहते हैं जिसे अध्यापक किसी निश्चित समय में पढ़ाता है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, तो ये अपने आप में एक पाठ योजना है। ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ये सारी पाठ योजना है। अब पाठ योजना को तैयार करने के उपागम जो हैं, ये कुछ उपागम है, इनको आपने जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। हर्बर्ट का पंच, मैरिसन का इकाई उपागम और ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, RCIM उपागम, ये सारे जो हैं इनके बारे में दिए गए हैं, उपागम हैं इनके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए? राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से छात्र ज्ञान विज्ञान, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि भाषा जो है आपको चीजों को समझाने में, आपके विचारों को आदान प्रदान करने में क्या क्या महत्व देती है, ये सारी बातें उसी के बारे में है। कौशलात्मक उद्देश्य एक बार देख लीजिए। शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना चाहिए, बोलकर भाविक व्यक्त करना, मतलब अपने भाव को बोलकर व्यक्त करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, लिखकर भाव व्यक्त करना, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता, मन स्थिति को बनाए रखना, धैर्यपूर्ण सुनना, ये सारे के सारे कौशल हैं। उसके बाद है रसात्मक और समीक्षात्मक उद्देश्य। रसात्मक और समीक्षात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है? साहित्य का रसवादन और साहित्य की असामान्य समालोचना, इन उद्देश्य का संबंध उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से है। जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका इन चीजों से इतना खास कुछ लेना देना नहीं होता है। जब आप माध्यमिक स्कूल में जाएंगे या थोड़े से प्राइमरी से बड़े वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सृजनात्मक उद्देश्य, वह स्वानुभाव और अभिव्यक्त कर सकेगा, वह गृहित अनुभव विचारों की कल्पना सहायता से नया रूप दे। भाई कोई भी चीज आपने उसको सिखाई है तो उससे क्या क्रिएटिविटी वो कर सकता है, ये सारी बातें सृजनात्मक में आएंगी। अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, उसके खुद के उद्देश्य क्या है? भाई भाषा साहित्य में उसकी रुचि है या नहीं है। सद्भावों का विकास, मतलब
आप कोई भी काम करवा रहे हो या बच्चे से कोई भी काम करने के लिए बोल रखा है, आप कक्षा में उससे कुछ काम करने के लिए बोलते हो, तो बच्चा उस काम के लिए कैसे अपने आप में, भाई अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता रहूं कि भाई आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अगर आपके मन में ही पढ़ने की चेष्टा नहीं है तो वो वाली जो चीज है वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। ये बात देख लीजिए एक बार, भाषा और साहित्य में रुचि लेने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र में निम्न योग्यताओं का विकास होना आवश्यक है। भाई बच्चे के अंदर इन सारी चीजों का होना आवश्यक है, तभी वो जाके भाषा में या साहित्य में अपना जो है रुचि दिखाएगा। देखिए, अच्छी कविताएं कंठस्थ करना, भाई अच्छी अच्छी कविताएं याद करना, विद्यालय से बाहर होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, अपना एक पुस्तकालय बनाना, साहित्य महत्व की पत्रिकाएं एकत्रित करना, कक्षा व विद्यालय में होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पुस्तकें पढ़ना। ये कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, ये कुछ पहचान है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार लेना चाहो तो, कि ये उन बच्चों की पहचान है जिनका भविष्य में भाषा में और साहित्य में रुचि का पूरा पूरा योगदान रहेगा या भाषा में वो योगदान देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ छात्रों में आस्था, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, भाई ये सारी चीजें अगर बच्चे के अंदर हैं, ये कैसे आएंगी, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखने वाला हो, भाई मान लीजिए आप राष्ट्रगान गाया जाता है तो आप खड़े ही नहीं होते, तो आपके अंदर आदर्शों की कमी है, तो आप कैसे इस चीज को अपने अंदर, अपने विकास के अंदर इस चीज को डाल पाएंगे। साहित्यिक प्रेम, देश प्रेम, भाई देश प्रेम होना चाहिए, मानव प्रेम होना चाहिए, साहित्य और सौंदर्य की आस्था होनी चाहिए, वातावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए बच्चा। हिंदी शिक्षण की शैक्षणिक प्रक्रियाओं का निम्न 5 अंग हैं, ये भी नोट डाउन कर लेंगे भाई। बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए 5 प्रकार के मुख्य कार्य होने चाहिए। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण, अध्यापकों एवं छात्रों की क्रियाएं दोनों के मध्य सक्रिय आदान प्रदान, भाई बच्चों के आप हिंदी का शिक्षण करवा रहे हो तो बच्चों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होना चाहिए, स्टूडेंट का और टीचर का। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करना, क्या उद्देश्य तुम्हारा है पढ़ने का, संपूर्ण क्रिया और मूल्यांकन का आप टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह लेते रहे, बच्चे का चेक वगैरह करते रहे, कितना उसने पढ़ना कितना नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको बताया जाएगा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। हम जो पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, आपको ये बात बताई जा रही है कि आपको हिंदी किस तरीके से समझानी है बच्चे को, आपको विज्ञान किस तरीके से समझानी है बच्चे को। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें देख लीजिए विज्ञान के शिक्षण में क्या क्या काम है, उद्देश्य के प्रकार जो है इसमें देखिए, सबसे पहले है शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य उन व्यवहारिक परिवर्तनों से संबंधित होता है जो छात्रों में निष्योजित रूप से पूर्व नियोजित शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से लाए जाते हैं। इनका स्वरूप विस्तृत व व्यापक होता है और इसकी पृष्ठभूमि दार्शनिक होती है। ये आपको बताएगा भाई कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है या साइंस किस तरीके से पढ़ी जाएगी। ये नोट डाउन करने वाली चीज है, ये आपके सामने जो आई है देखिए, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण। थर्बर और कोलेट के ने अपनी एक पुस्तक लिखी, इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी स्कूल्स में शिक्षण के उद्देश्य के निर्धारण के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। देखिए, उपयोगिता, छात्र को तत्कालिक व भावी जीवन में प्राप्त करने वाला ज्ञान व उपयोग होना चाहिए। योग्यता, प्राप्त ज्ञान को व्यापक उद्देश्य की सहायता से अनुकूल होना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। औचित्य का मतलब होता है प्राप्त ज्ञान छात्रों के स्तर, आवश्यकता में परिपक्वता के अनुरूप होना चाहिए। जो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है वो उसके हिसाब से होना चाहिए और उसके मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। आगे देखिए भाई, अब उद्देश्य और उनका महत्व क्या है आपको पता है। विज्ञान सीखने से क्या होगा, बच्चे अपने आसपास की चीजों को समझ पाएगा, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को समझ पाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एसएस और विज्ञान की अगर बात करेंगे, साइंस और सोशल साइंस जो है वो अलग अलग होती नहीं है। 5वीं तक की जो कक्षा होती है उसमें एक ही बुक होती है जिसको आप सोशल साइंस के नाम से जानते हो। उसमें आपकी सोशल स्टडी भी और सोशल साइंस भी दोनों एक ही होती है। ये गणित के बारे में बताया है भाई, बातें लगभग सारी सेम ही है, लेकिन यहाँ शिक्षण कौशल के कुछ उद्देश्य जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, छात्रों को नवीन ज्ञान व
खोजों से अवगत कराना। भाई बच्चे के द्वारा क्या क्या खोज जो है की गई है या कौन कौन सी खोज बच्चे के द्वारा की जाएगी, इन सभी खोजों से अवगत कराने का कार्य जो होता है वो इसी में होता है। उसके बाद छात्र में अंतर्निहित गुणों व योग्यताओं का विकास करना, कोई भी योग्यता बच्चे के अंदर इंप्लीमेंट करना, छात्र को सौंदर्य आनंद की अनुभूति प्रदान करना तथा खाली क्षणों का उपयोग करना। भाई बच्चा जो है जो कोई भी काम करता है तो उस टाइम पे बच्चे को गणित के कौशल के लिए अगर मैं बात करूंगा, गणित का कौशल बच्चे का कैसे सुधर पाएगा, जब आप बच्चे को कोई ना कोई प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए उसको ज्ञान देते रहेंगे। भाई आपने मान लीजिए बच्चे को बोला कि भाई 2 डैश फिर उसके बाद 4 लिखा, तो बच्चे से पूछा कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब काउंटिंग जो है 1 2 3 4 करके ऐसे काउंटिंग दे सकते हो आप। कोई भी उसको सोल्व करने के लिए सम दे सकते हो, छोटा सा छोटा कोई भी सम होता है। जैसे मान लीजिए आपने 0 और 1 प्लस में 0 और 3 जोड़ना दे दिया बच्चे को। ये इस टाइप के जो कुछ कौशल्स होते हैं जिनसे बच्चे की तर्क शक्ति भी बढ़ती है और आगे जाके इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन की तैयारी बच्चे के लिए कंपटीशन की तैयारी में जाएगा बच्चा, तो उस टाइम पे इसको तर्क शक्ति आनी बहुत जरूरी हो जाएगी। ठीक है, मैथ कैलकुलेशन वाला जो मैथ है उस टाइम पे छोटा बच्चा जब मैथ पढ़ता है तो उस टाइम पे उसके लिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि आगे चल के इन फ्यूचर वो इन सभी चीजों का यूज कर पाए। अब यहां प्राय उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तथा प्राय उद्देश्य एक दूसरे से निकटतम होते हैं। जैसे मान लो एक तो होता है प्राय, भाई शिक्षण का प्राय क्या है, ठीक है, और एक होता है शिक्षण का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य किसके बारे में पूछ रहा है, ये उद्देश्य पूछ रहा है कौन से वाले शिक्षण के बारे में, ये आपसे पूछ रहा है गणित वाले शिक्षण के बारे में। ठीक है, ये एक दूसरे के संबंधित हैं, नजदीक भी होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। उद्देश्य का लक्ष्य वह है जो हम किसी भी विषय के अध्ययन से प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण के उद्देश्य, ये बात थोड़ी नोट डाउन कर लेंगे। भाई छोटे बच्चे को गणित कैसे सिखाया जाएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहां बोल के बता देता हूं, विद्यार्थी में संतर्कता और दक्षता गतिशील लाने की आदत पैदा करना होता है। दैनिक जीवन में इन क्षमताओं का अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग का मतलब बच्चा दैनिक जीवन में इन चीजों का यूज कर पाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के प्राय उद्देश्य ये होते हैं। इस स्तर पर छात्र पढ़ने लिखने व गिनने की कलाएं सीखता है, नापतोल की इकाइयां उनके व्यवहारिक उपयोग को सीखता है, मौखिक व लिखित गणनाओं से समुचित करता है, अंकों व शून्य का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ये सारी बातें छोटे बच्चों को ये आनी चाहिए। ठीक है, अब माध्यमिक स्तर पे क्या क्या यूज है इसका भी नोट डाउन कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब बच्चा 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षा में पहुंचता है या 10वीं तक की कक्षा में पहुंचता है तो उस टाइम पे उसको गणित क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग करना होता है। गणित की आस्थाओं को समझना है, उनका उपयोग करना। छात्र गणित की भाषा को समझता है, उसका अध्ययन करता है। ये सारी बातें आपको माध्यमिक में देखने को मिलेंगी। नैतिक शिक्षण की विधि, अब ये नैतिक मोरल डेवलपमेंट की बात आ गई है भैया, या नैतिक शिक्षा क्या काम आती है। देखिए इस बात को भी समझेंगे। आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न करे। भाई बच्चे को नैतिक होना बहुत जरूरी है। मोरल बच्चे की नॉलेज जो है वो भी अपने आप में बहुत जरूरी है। भाई बच्चा वैसे तो इंटेलिजेंट है लेकिन किसी भी बड़े का आदर नहीं करता है तो वो उसकी शिक्षा जो है व्यर्थ है। बात समझ रहे हो। अगर बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर भी बन जाता है लेकिन वो अपने बड़ों की आदर नहीं करता, अपने समाज में आदर्श नहीं फैलाता है, तो वो नैतिकता में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। ठीक है, बालक में नैतिक शिक्षक के शिक्षण विधियों का अवरूप क्या है, महापुरुषों आदर्शों के अवगत कराना। भाई बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी व्याख्या, उनके बारे में फोटो वगैरह, उनके चलचित्र पुस्तकें बच्चे को दिखानी चाहिए। अध्यापक छात्र का घनिष्ठ संबंध होता है। आजकल हम देखते हैं कि अध्यापक और छात्र का संबंध करीब करीब समाप्त होता जा रहा है। छात्रों और अध्यापकों के बीच में संबंध घनिष्ठता बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। भाई टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है लेकिन आज ये कह रहे हैं कि भाई खत्म होता जा रहा है, तो इसके प्रति आपको कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ेंगे। इन फ्यूचर आप जब भी भविष्य में अध्यापक बनेंगे तो आपको भी इस चीज के ऊपर गौर करना है कि भाई जो हमारे और बच्चों के बीच में संबंध जो खराब हो रहे हैं उनको संबंध को ठीक करें। अब भाई प्रधानाचार्य और अध्यापक गणों को निष्पक्ष होना चाहिए। भाई आपको मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप पूरी कक्षा में खड़े होकर किसी भी एक स्टूडेंट का फेवर नहीं कर पाएंगे, आपको उसका फेवर छोड़ना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर
डायरेक्शन में जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एक टीचर के प्रति काम करने की क्षमता जो है नहीं रखनी है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो काम करने के साथ साथ, उस काम के साथ साथ आपको, मान लीजिए आप एक टीचर बन जाते हैं इन फ्यूचर, तो आप किसी भी पक्ष के प्रति कार्य नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी काम करना है तो निष्पक्ष रूप से काम करना पड़ेगा। और एक अच्छे प्रभावी शिक्षक की जो है जिम्मेवारी ये होती है कि कक्षा को निष्पक्ष रूप से चलाए। ठीक है, चलिए इतिहास शिक्षण की कुछ विधियां हैं। ये आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि हिस्ट्री कैसे सिखाई जाती है बच्चे को, या हिस्ट्री के शिक्षण में बच्चे को कैसे कैसे कौशल उसके पास होने चाहिए। इतिहास शिक्षण की शिक्षण विधियां विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बालक के विकास हेतु जो भी प्रयास किए जाते हैं। भाई इतिहास क्यों जरूरी है, एक बात को समझ लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं इसमें क्या है। इतिहास शिक्षण की बात हम करते हैं, देखिए यूपीएससी तक के एग्जाम जो है कंपटीशन के, जो भारत के मान्यता पद होते हैं उनके लिए भी इतिहास जो है बहुत जरूरी है। इतिहास का पढ़ना या इतिहास का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप पीछे वाली चीजों को पढ़ के अपने आप आगे वाले फ्यूचर में उन चीजों को पढ़कर, उन चीजों को अच्छे तरीके से समझ के आप अपने भविष्य में होने वाली चीजों को के अंदर सुधार कर पाए। मेनली तो कार्य इतिहास का यही होता है। आपको ये नहीं है कि भाई बाबर ने युद्ध किया, पानीपत में युद्ध हो गया, इब्राहिम लोदी मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ये आपको कई बार बच्चे बोल भी देते हैं कि भाई मरना था उसको मर गया, हमारे क्या काम की बातें हैं ये। लेकिन ये बात आपको ये सिखाई जाती है कि इतिहास जरूरी इसलिए है कि आप उन चीजों को पढ़कर समझकर आप भविष्य में इस प्रकार की नौबत ना आने दें। इसके लिए इतिहास जो है जरूरी होता है। अब बताया गया है अंग्रेजी शिक्षण की विधियां क्या हैं। इसमें रीडर के बारे में बताया गया है, ओरल रीडिंग बताई गई। रीडर के बारे में भाई बच्चा पढ़ता है तो उसकी पढ़ने का कौशल कैसा होना चाहिए। ओरल रीडिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा बोल कैसे सकता है, रीडिंग के लिए लैंग्वेज कैसे यूज करेगा, स्पीच होनी चाहिए। जैसे मान लो आप कोई भी स्पीच देते हो तो आपको अलग अलग स्पीच बच्चे को समझानी पड़ेगी अच्छे अच्छे तरीके से। द टीचिंग ऑफ द ईच स्किल रिक्वायर डिफरेंट टेक्निक। भाई कोई भी भाषण है, कोई भी स्पीच है, वो अपने आप में एक टेक्निकली डिफरेंट होती है। इन चीजों को समझना चाहिए बच्चे को, ये सारी बात आपको समझानी है। वैसे कोई खास बात नहीं होती है, सेम वैसा ही है जैसे कि मतलब आप नॉर्मली चीजों को समझते हो, वैसा ही इसके अंदर होता है। ये सभी बातें आपको शिक्षण विधियां बताई गई हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है कि शिक्षण की कितनी सारी विधियां हैं, कैसे बच्चे को आप सिखाएंगे और सिखाकर बच्चे को आप किस उद्देश्य तक लेके जाएंगे, किस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चे के लिए क्या जरूरी होगा और किस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चे को क्या लाभ मिलेगा। ये सारे शिक्षण कौशल की बातें होती हैं और शिक्षण कौशल के थ्रू आप इन चीजों को पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी सकता है। और हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। आज की क्लास जो है आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है। जिस बच्चों को कोई परेशानी है या तो वो सेशन को बाद में देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आप इस सेशन को बाद में भी देख सकते हो, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। आप इसको छोड़ेंगे तो आपके लिए ही कहीं ना कहीं इस चीज की नौबत खड़ी हो जाएगी कि आप एंटिटी, लोगों को ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिल्कुल बेसिक होते हुए भी आप एग्जाम में उन चीजों को छोड़ देते हैं और आपका एग्जाम जो है क्रैक होने से रुक जाता है। तो आपने जो भी बेसिक चीजें हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बेसिक के अलावा एडवांस आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हो, लेकिन आपने बेसिक्स को मजबूत करना है। बेसिक मजबूत करना ये आपका प्राथमिक कार्य होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। टीचिंग टॉपिक्स, ये सेकंड चैप्टर है आपका। टीचिंग के टॉपिक्स क्या होते हैं? शिक्षा तथा शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग, चैप्टर नंबर 2। और कौन सा ईयर है? ईयर है आपका 2। सेकंड ईयर का सिलेबस एनटीटी सेकंड ईयर सिलेबस चैप्टर नंबर 2 पे आप आ चुके हैं। इसमें आपको बताया जाएगा शिक्षा और शिक्षण में क्या फर्क होता है, शिक्षा क्या होता है और शिक्षण में शिक्षण क्या होता है। देखिए शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा अथवा एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये बात नोट डाउन कर लेंगे कि शिक्षा कहां से आया है, लैटिन भाषा से आया है। एडुकेटम शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। एजुकेशन की उत्पत्ति जो है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है एडुकेटम नाम के शब्द से हुई है, जो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा में की गई भाषा के एडुकेटम का अर्थ शिक्षित करना है।
एडुकेटम का जो होता है, देखिए एडुकेटम का मतलब है शिक्षित करना, ठीक है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। ए का अर्थ होता है अंदर और डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना अथवा विकास करना। इस प्रकार एडुकेटम का अर्थ होता है बालक की जन्मजात शक्तियों की ओर से विकसित करना। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। भाई आपको ये बताया गया शिक्षा एक्चुअल में होती क्या है। शिक्षा क्या है? शिक्षा अपने आप में एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, विकास करने की एक प्रक्रिया होती है जो एडुकेटम शब्द से बनी है। एडुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। एडु का मतलब होता है अंदर का और केटम का मतलब होता है आगे की तरफ, अंदर से आगे की तरफ का ज्ञान, यानी कि अपने आप का खुद का विकास करना। ठीक है, चलिए संकुचित अर्थ बताया गया है। संकुचित अर्थ थॉमसन के अनुसार शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका बालक के चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से होता है। भाई ये बात आपको पता ही है। संकुचित अर्थ क्या है कि भाई बच्चे के अंदर उसका पूरा का पूरा दृष्टिकोण जो है ना वो अपने आप में शिक्षा में आता है। व्यापक अर्थ क्या है? डोमविल नाम के अनुसार, डोमविल नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार क्या है? शिक्षण के अर्थ वे सभी अनुभव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। भाई देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप टीचिंग में किसी भी सेक्टर में हैं, आप किसी भी टीचिंग के सेक्टर की सीडीपी को आप पढ़ रहे हो, तो आपको एक बेसिक सी नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग क्या है, या हिंदी में इसकी बात करूं तो मैं कहूंगा आपको कि बेटा अधिगम क्या है। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको मैंने यहां बताया है कि लर्निंग क्या होती है और अधिगम क्या होता है। ठीक है, लर्निंग क्या होती है और अधिगम क्या होता है। ये लर्निंग जो है ना बेटा, लर्निंग वाली चीज आपको ये बताती है कि आपको वॉर्म से लेकर वॉर्म टू टॉम ये पूरा निरंतर जो चलने वाली प्रक्रिया है। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं यहां मार्कर चेंज कर लेता हूं, रेड ही कर लेता हूं, रेड से ही दिखाई देगा शायद, या मैं यहां पे लिख देता हूं एक साइड अलग करके। देखिए लर्निंग का मतलब जो है ना, इसका मतलब होता है लर्निंग का एक्चुअल में हिंदी में इसको अधिगम बोलते हैं या इसको सीखना बोलते हैं। ये अब बात ये है कि सीखता कब है बच्चा? बच्चे की सीखने की उम्र क्या है? जब उसने जन्म लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखेगा। ठीक है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? सीखना। और सीखता कब है कोई इंसान? जन्म लेने से मृत्यु तक। ठीक है, विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है कि भाई बच्चे का विकास जो है, बालक उससे प्रभावित होकर बच्चे का विकास। देखिए यहां पर एक बार ये 2-3 पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे। विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है? पहला होता है शिक्षक का योगदान, दूसरा बालक, तीसरा समाज अथवा पाठ्यक्रम। भाई ये 3 चीजें हैं। शुरुआत में जो होता है शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दूसरा बालक और तीसरा समाज अथवा पाठ्यक्रम जो है। जहां एक और एडम्सन ने शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक तथा बालक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए केवल मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया है, वहां पर बल दिया है कि वह दूसरी ओर जॉन डीवी के शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को स्वीकार करते हुए इसके सामाजिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। देखिए भाई जॉन डीवी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सामाजिक पक्ष मजबूत होता है, लेकिन इनसे पहले एडम्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा प्राप्त करने में शिक्षक और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, ये इनके डिस्प्यूट जो है आपस में चलते रहते हैं। ये पूरी सीडीपी में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वास्तविक अर्थ और देख लेते हैं भाई एक बार। संकुचित है व्यापक, दोनों अर्थों का प्रगतिशील समन्वय है। संकुचित अर्थ में परिवर्तन विरोधी तथा सीमित हो जाती है। इसके अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक उसी शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इसके भाई मैं ये जो चीज है वास्तविक रूप पे जो है ये आपको बता रहा है कि शिक्षा को शिक्षा कब कैसे समझा जाएगा। आप बच्चे को कोई जबरदस्ती की शिक्षा दे रहे हो,
आप बच्चे को कोई जबरदस्ती चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, मार पीट के कोई चीज समझा रहे हो, तो वो शिक्षा का रूप नहीं है। लेकिन वास्तव में इस प्रकार की जो चीज है, आज वर्तमान में वास्तविक शिक्षा इसी प्रकार की मानी जाती है कि बच्चे को बस कैसे भी करके आपको पढ़ा के रखना है। हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ कुछ मतलब उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो भी काम करने के लिए आप बर्डन डालते हो, इतना ज्यादा बर्डन मत डालो कि बच्चा उस चीज को इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाए कि उसके दिमाग में सिर्फ यही बात पड़ जाए कि मुझे यही करना है, उसके अलावा कुछ समय जीवन जो है समाप्त हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको असफलताएं हाथ लगती हैं तो वो उस चीज को सहन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आप बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए कि वो अपने आप की असफलता को स्वीकार ना कर पाए। तो सफलता और असफलता दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन होते एक ही इंसान के साथ हैं। सफलता भी उसी इंसान को मिलती है और असफलता भी उसी इंसान को मिलती है। इंसान के प्रवृत्ति से ये अलग चीजें नहीं होती हैं। तो बच्चे को जहां सफलता सहन करने की हिम्मत हो, वहां उसके पास असफलता को सहन करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसके बाद है अच्छे शिक्षण के सिद्धांत। क्या अच्छे शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं? अब ये भाई अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? शिक्षक नहीं, सॉरी, शिक्षण। भाई अच्छा तरीका क्या है पढ़ाने का, वो ही बता रहे हैं। अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं देना सम्मिलित होता है। ये क्या कह रहा है कि आपको बता रहा है आप बच्चे को सुचारू रूप से अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करें, सूचनाएं दें। और वांछनीय सूचनाओं का मतलब होता है जो बच्चे के काम की ना हो तो उस सूचना को छोड़ दीजिए। बालक को सुव्यवस्थित रूप से वांछनीय सूचनाएं दें, मतलब भंडार के संबंध में जो मानव उसी के यहाँ देखिए क्या कहा गया इसने, जब से सभ्यता का सूर्य उदय हुआ है उसी से मानव ज्ञान निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब कुछ उसने त्रुटियां प्रयास सूझबूझ करके, भाई आपको ये बता रहा है जब से सूर्य उदय का स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से जो है इंसान को भी ज्ञान होना स्टार्ट हो रहा है और वो ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा शिक्षण सीखना। अच्छा शिक्षण बालक को केवल सूचनाएं देना नहीं है, अपितु उसमें स्वयं सीखने की इच्छा को जागृत करना है। भाई शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की रुचियों, भाई आपको क्या कहें, अभी 1 मिनट पहले भी मैंने यही बात बताई है कि आप जबरदस्ती शिक्षा को थोपेंगे तो वो उस चीज को बोझ समझेगा। आप उसको जो शिक्षा आप उसको दे रहे हो तो वो आपको सौंपनी नहीं है। उस बच्चे को उस शिक्षा के प्रति या उस चीज के प्रति ऐसा रुचिबद्ध तरीके से आपको लेके आना है, बच्चे की इंप्लीमेंट इस तरीके से करनी है कि बच्चे की खुद भी रुचि हो पढ़ने में। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की रुचि है ही नहीं, पढ़ने में उसकी मन ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं सिखा पाएंगे। मार पीट कर भी कुछ सर्टेन टाइम तक सिखा पाएंगे, लेकिन उसके बाद तो आने वाला जीवन जो है उसके लिए कठिनाई में हो जाता है। अच्छे शिक्षण को गुणकारी योजना की आवश्यकता होती है। भाई गुणकारी योजनाएं तो वही है भाई। अच्छा गुणकारी योजना का मतलब क्या है कि भाई आप कोई काम कर रहे हो उसमें अच्छे तरीके से, सभ्य व्यवहार से, अच्छे अनुशासन के साथ कोई चीज सिखाते हो तो गुणकारी बन जाती है। अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान देना है। भाई मान लीजिए मैं आपको सिर्फ सारी बातें सही सही बताऊंगा तो वो भी अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज की इस पॉइंट को बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं आपको सिर्फ चुनी हुई बातें ये बताऊं कि भाई बच्चा ये है कि इस प्रकार से ठीक वाली जो चीजें हैं, भाई मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भाई आपने सिर्फ इतनी बात पढ़नी है जितनी मैं आपको बोल लूं, भाई आप इसका मतलब तो फिर आगे इन फ्यूचर कोई सवाल ही नहीं उठाओगे। जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं बेटा आपको इतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा पाऊं, तो ये तो गलत बात है ना कि क्या पता आपके माइंड में क्या चीज चल रही है। तो मैं आपको बिल्कुल बार बार यही तो कहता हूं कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बताएं, हमें जरूर से जरूर उसका समाधान मैं दूंगा, ठीक है ना। इस चीज को मैं गलत मानता हूं, मेरा नजरिया इस चीज को मानने वाला गलत है कि भाई सिर्फ चुनी हुई चीजें पढ़ाएं बच्चे को। भाई बच्चे की तो बच्चा अपने आप में खुली किताब है, पहले कह चुका हूं मैं कि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आप भविष्य में भावी शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपसे कक्षा में बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको उस बच्चे को ये नहीं कहना कि सिर्फ मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना है, नहीं, बच्चा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है उस चीज को समझते हुए आपको उसका समाधान करना है। सहयोग पर आधारित होता है, ठीक बात है। अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन करना चाहिए, भाई बिल्कुल सही बात है। मार्शल मोदी ने अपनी पुस्तक सफल शिक्षण में लिखा है, ये नोट डाउन कर लेंगे, पुस्तक का नाम सफल शिक्षण। अतः शिक्षण में शिक्षक तथा बालक की क्रियाएं एक हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षण प्रगतिशील होता है, भाई बार बार सीखता है बच्चा, बार बार सीखता है, एक बार में सारी बातों को नहीं समझ पाता है।
शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है, अपने संवेगों को अच्छा करता है, इमोशंस को ठीक ठाक कर देता है। भाई मान लीजिए आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो आपके संवेग जो है, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, इन चीजों में भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। अच्छा शिक्षण तैयारी का एक साधन है। भाई बच्चे को जीवन में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर तैयार करना है तो उसको अच्छा शिक्षण होना चाहिए। अच्छा शिक्षण दिनात्मक और उपचारात्मक होता है। उपचार करने का, भाई कोई भी समस्या है उसका उपचार हो सकता है शिक्षण के द्वारा। अब शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं? आधारभूत सिद्धांत सबसे पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा वह विधि है जिसके द्वारा बालक को पाठ्यक्रम सामग्री में रुचि उत्पन्न करना है। प्रेरणा, भाई आप बच्चे को प्रेरित करेंगे तब, भाई आप बच्चे को प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए तभी तो स्कूल में आएगा, और स्कूल में आएगा तभी तो आपके पास आके पढ़ेगा। तो प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्रियाशीलता और अथवा करके सीखने का सिद्धांत। आप बच्चे को कोई प्रैक्टिकली चीज देंगे, प्रैक्टिकली काम करने के लिए देंगे तभी तो बच्चा उस चीज के लिए सक्रिय होगा, ठीक है ना। तो क्रियाशीलता अथवा करके सीखने का सिद्धांत जो है ये भी बहुत प्रभावी होता है। रुचि का सिद्धांत क्या कह रहा है? बच्चे की अगर रुचि नहीं है तो रुचि पैदा कीजिए, किसी भी तरीके से बच्चे को जागृत कीजिए, जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न कीजिए ताकि बच्चा अच्छे तरीके से काम कर पाए और अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ठीक है। जीवन के संबंध स्थापित करने का उद्देश्य, भाई आपके जीवन में इस शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? कोई चीज ऐसी है जिसका आप बच्चे को समझा रहे हो तो बच्चे को ये बताना पड़ेगा आपको कि भाई ये काम करने से बेटा इन फ्यूचर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से इस कोर्स की सारी क्लासेस को पढ़ेंगे तो आपको जरूर से भी जरूर आपकी एंटिटी जो सीडीपी है वो मैक्सिमम यहाँ से कवर हो जाएगी। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, भाई मान लीजिए आपको कोई उद्देश्य है, आपका मेन काम क्या है? उद्देश्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं। आप बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आए, ये उद्देश्य जो है एक सार्थक है, लेकिन मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता हूं कि आप बच्चे को सिर्फ इतना तो पढ़ाएं जिससे बच्चे के नंबर्स, मार्क्स जो है या उत्तीर्ण हो जाए, अच्छे तरीके से प्रथम स्थान, प्रथम श्रेणी पे आ जाए तो वो बहुत अच्छा शिक्षक है या बहुत अच्छा जो बच्चा है। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, वो भी गलत है। बच्चे का इंप्लीमेंट करना है, आपको लाइफ में बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है, तभी आप एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे। चयन का सिद्धांत क्या होता है? पाठ्यवस्तु के चयन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पाठ्यवस्तु का शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है। ये चयन का सिद्धांत क्या है? भाई आप किस चीज में से पढ़ा रहे हैं, आपने किस बुक का चयन किया है। जैसे हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, सिंपल वे में समझ में आ जानी चाहिए, जरूरी है। नियोजन का सिद्धांत, शिक्षण को सफल बनाने के लिए नियोजन का सिद्धांत पालन करना आवश्यक होता है। इस सिद्धांत का अर्थ होता है शिक्षक को शिक्षण करने से पहले ही शिक्षण के क्रम को निश्चित और व्यवस्थित करके पाठ की योजना तैयार करना। ये लेसन प्लानिंग वगैरह जो होती है इसके बारे में बता। विभाजन का सिद्धांत क्या कह रहा है? विभाजन का मतलब होता है सेमेस्टर वाइज चीजों को बांट देना। आवर्ती का सिद्धांत आज से होता है बालक को पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए उसे बार बार, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन। निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, बच्चे का आपने निर्माण भी करना है लेकिन उसका मनोरंजन भी करना है। सिर्फ पढ़ाई के बेस पे आप पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा हो सकता है बोर हो जाए। जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, बच्चे को थोड़ी सी आपने आजादी भी देनी पड़ेगी, इतना भी ऐसा बिल्कुल आपको तानाशाही के रूप में नहीं पढ़ाना कि बच्चा आपसे कुछ पूछ ही ना पाए, ठीक है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, ये कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं यहाँ आपको देखने हैं, देख लीजिए क्या क्या है। राष्ट्रहित और व्यक्ति कर, राष्ट्रहित के लिए जीवित रहना, नागरिक और सामाजिक कुशलता। भाई समाज के लिए बच्चा शिक्षा प्राप्त करके क्या क्या कर सकता है, ये चीजें बताई गई हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी। अपने नोट्स में इसको लिख लेना, ठीक है। इसमें आर्थिक व्यवहार है, आर्थिक कुशलता ठीक हो जाती है बच्चे के पास अगर अच्छी शिक्षा है तो वो अच्छी शिक्षा के आधार पर अपने जीवन यापन करने, गुजारा योग्य काम कर सकता है। आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे, प्राप्त करेंगे तो भविष्य में टीचर बन जाएंगे। ये सारी बातें हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का समर्थन, एक्सेप्शन ऑफ द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। भाई ये आपको बताता है सोशल एम क्या होता है। समाज में उस समय तक नीति नहीं रह सकती जब तक वहां के नागरिकों को समाज हित की शिक्षा न दी जाए। समाज हित का मतलब क्या होता है? आपको कोई काम करना है, आप किसी समाज में रह रहे हो तो आपको कोई काम करने के लिए आपको समाज के सभी लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। समाज के सभी लोगों के बारे में आप सोचोगे तो वो काम आप प्रॉपर वे में कर पाओगे। चलिए
उसके बाद सामाजिक से शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, ये मैंने बता दिया कि भैया आपको समाज के हित की शिक्षा देनी पड़ेगी बच्चे को। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आलोचना, रिजेक्शन ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य हेतु यह सही है कि समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बिल्कुल बात ठीक है भाई। समाज में आलोचना इंसान की होती है, आलोचना के साथ साथ बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाना। समाज का मेन काम क्या होता है, देखिए आज के टाइम पे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाई हैं। समाज का मेन मकसद क्या है कि बच्चे को या आपने इस तरीके से की पढ़ाई देनी है कि बच्चा समाज में एक दूसरे के प्रति ना हो, एक दूसरे का पूरक हो। पूरक होने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की सहायता कर पाए, या फिर ऐसा एम उसका हो कि उसको सहायता की जरूरत पड़े तो भी वो किसी से सहायता ले पाए। ठीक है, ये थी शिक्षण की कुछ विधियां जो समाज में आपको बताई गई हैं। अगला है लेसन नंबर 3। 1 मिनट का रेस्ट तुम्हें हम दे देते हैं, 1 मिनट का ही रेस्ट है, फिर उसके बाद ठीक लेसन नंबर 3 आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ पानी वानी पीना है, रेस्ट करना है तो कर सकते हो 1 मिनट के लिए। क्लास को साथ के साथ शेयर भी कर दिया करो। आप शेयर नहीं करते बिल्कुल भी आप, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। आप जब भी सेशन को स्टार्ट करें उसी टाइम पे लाइक करें, चैनल आप तब सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ही तो हमारा मोटिवेशन है। अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट कैसे लेके आएंगे? ठीक है ना, इस बात को समझो थोड़ा सा। अगर ये मेहनत है, इस मेहनत का इनाम आप हमें देना चाहो, इसका हमें फल आप देना चाहो, तो आप हमें लाइक जो है जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबके पास शेयर करें। ठीक है ना, यही हमारा अपने आप में खुद का जो इस मेहनत का फल जो है मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेशन आपका जो चल रहा है, सेशन को शेयर कर दीजिए सबके पास एक बार। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बाद में पीछे वाले सेशन को देख लेंगे, अभी यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ये टीचिंग के लेसन नंबर 3 आपका यहां से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये आपको बताता है मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। सबसे पहले शिक्षण की विधियां आपके इस चैप्टर में बताई जाएंगी। निगमन विधि, शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य से नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। भाई देखिए, ये आपको बताया निगमन विधि का मतलब ये है कि आपको जर्नल टू स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। आपकी एजुकेशन कैसी होगी, जर्नल टू स्पेसिफिक, ये आपको बताया जाएगा सामान्य विधि। ठीक है, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, इस सोपान में शिक्षक बालकों के सामने सामान्य नियमों का क्रम पूर्वक प्रस्तुत करता है। भाई आपको स्टेप टू स्टेप चीजों को समझाता है, नियमों के अंदर संबंध निरूपण करता है। इस सोपान में विश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है। दूसरे शब्दों में शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण करता है। भाई नियम कुछ होते हैं, बच्चे को पढ़ाने की कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का यूज किया जाता है, कैसे बच्चे को स्टेप टू स्टेप चीजें समझाई जाएंगी, ये सारी बातें जो आपको निगमन विधि में देखने को मिलेंगी। उदाहरणों द्वारा प्रशिक्षण करना, आप बच्चे को कोई एग्जाम्पल देते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे को पढ़ाना निगमन विधि का रूप है। ये स्क्रीनशॉट कर लेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। निगमन विधि के निम्न गुण हैं। यह विधि छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके प्रयोग द्वारा बालक का ज्ञान प्रयोग करना सरलता पूर्वक सीखे जाते हैं। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती है। इसमें आप कोई भी, इस विधि के द्वारा बच्चे को आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर विधि ऐसी नहीं है कि मतलब निगमन विधि ऐसी है जो आपको शिक्षा का कोई भी महत्व मतलब देना, बच्चे को कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज देनी है बच्चे को, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ दोष हैं, हाँ यहाँ नीचे दोष, सॉरी
ये दोष जो है इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत जरूरी है। निगमन विधि के निम्न दोष होते हैं। दोष एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा बता भी देता हूं, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। निगमन विधि वैसे तो व्यापक रूप से सब में यूज की जाती है, लेकिन इसके दोष क्या है। निगमन विधि आगमन विधि से बिल्कुल उल्टी होती है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की और अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलना चलता है। मतलब अननोन जो होता है, अननोन से नोन चीजों की तरफ जाना होता है। जो चीज आपको नहीं पता है उनसे पता लगाने के लिए जाना पड़ेगा। जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कोई चीज ऐसी है अमूर्त से मूर्त की तरफ भी जाना है। इस विधि में नियमों अथवा सिद्धांतों को बलपूर्वक जबानी रटने के लिए बाध्य करती है। निगमन विधि में बालकों को शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम दिया हुआ ज्ञान अवश्य प्राप्त करना पड़ता है। भाई बच्चे को मैंने ये बताया कि भाई बेटा 2 प्लस में 3 और 4 प्लस में 3, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 1 2 3 ऐसे करके बच्चे को मैंने सिखाया कि बेटा ये हो गया टोटल 7। ये एक विधि है। अब मैं सिर्फ इसी विधि को समझाते रहूं तो बच्चे को वो निगमन विधि बन जाए। एक पर्टिकुलर पैटर्न बच्चे को दे दिया, उसी के आधार पे आपको चलना है। तो ये थोड़ा सा बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को समझते हुए थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक फॉर्मूले से और भी अलग फॉर्मूले बनाने की क्षमता रखते हैं। तो उनके लिए ये विधि थोड़ी सी खतरनाक है। वो उस बच्चे को थोड़ा वहां पे उसी जगह पे रोक देती है। निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में स्थायी अंग नहीं बनता है। भाई मान लीजिए मैंने आपको ये सिर्फ ऐसे करिकुलम करके कोई भी चीज बताई है, कोई भी बात मैंने आपको बताई कि बेटे इस प्रकार से ये चीज होती है, लेकिन इसका पैटर्न अगर मैं ऐसे कर दूं या इसका पैटर्न इस टाइप से हो, तो मैं इस पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, बच्चा इस पैटर्न से चल रहा है, तो इस पैटर्न में इन दोनों में डिफरेंस होने के कारण बच्चे को ये वाली चीज जो है अब उसके मस्तिष्क में नहीं बैठ रही है, ठीक है ना। तो ये निगमन विधि का जो मेथड है ये बिल्कुल दोषपूर्ण है। आगे है आगमन विधि। एक होता है इंडक्टिव मेथड, और आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, निगमन विधि यानी कंडक्टिव मेथड। ये कर चुके हैं आप। इंडक्टिव मेथड पे आ जाइए आप, ठीक है। देखिए इंडक्टिव मेथड क्या कहता है। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना होता है। आपको ये चीज पता है। देखिए पहले क्या था, अननोन से नोन में जाएंगे, अब क्या है, नोन टू अननोन जा रहे हो, तो आप स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हो, स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हो, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है ना, स्पेसिफिक विशिष्ट सामान्य जर्नल की ओर जा रहे हो, या मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हो नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले वाले अनुभव क्षेत्रों के विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण प्रशिक्षण ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य अथवा बातें बता दो। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय, ये थोड़ा सा यहां से देख लेंगे, उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं तथा स्थानों व गुणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण के द्वारा यह सामान्य नियम निकलवाया जा सकता है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्थान गुणों को संज्ञा कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपने एक संज्ञा की डेफिनेशन दी बच्चे को, तो ये संज्ञा की डेफिनेशन देने के लिए उदाहरण यहाँ पे आप प्रयुक्त करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। देखिए उदाहरण की प्रस्तुति इसमें बताई गई है। वैसे तो ये सारी चीजें होती है, उदाहरण की प्रस्तुति हर किसी में होती है और बहुत अच्छी भी होती है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि भाई निरीक्षण कराया जाए कि आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। सामान्यकरण का मतलब क्या होता है, इसमें सोपान बालक सामान्य समय नियम निकालते हैं, कोई भी एक नियम निकाला जाता है सामान्य सा, जिससे बच्चों को वो चीज अच्छे तरीके से समझ में आए। आगमन विधि के गुण क्या है एक बार देख लीजिएंगे। ये गुण है भाई यहाँ पे, आगमन विधि के निम्नलिखित गुण है। नवीन ज्ञान से खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, या यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को, भाई आगमन विधि का मतलब क्या है कि इंडक्टिव मेथड है, बच्चा कोई ना कोई नई चीज सीखेगा, नई चीज इंप्लीमेंट करेगा, नई चीज उसके अंदर जोड़ेगा। इसके भी कुछ दोष हैं, ये आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
यहाँ इंडक्टिव मेथड में सीखने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिएगा, शक्ति यानी कि पावर इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी है। ताकत का मतलब क्या होता है, आपके मस्तिष्क की शक्ति ज्यादा लगेगी और समय भी दोनों ज्यादा लगेंगे। ठीक है, मेन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों यही है। प्रयोगात्मक विधि पे आ जाएंगे। प्रयोग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली आप चीजों को कैसे समझ रहे हो। आपने कोई भी बच्चे को कोई काम दिया है, आप बच्चे को कोई काम करने के लिए बोलते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिकली बच्चा कैसे काम करता है, उस काम को करने के लिए बच्चे ने क्या काम करना है, या फिर आप प्रैक्टिकल के रूप में बच्चे को क्या दे रहे हो। भाई मान लीजिए आपने बताया बच्चे को कि भाई आपने कोई कार्टून बनाना है, आपने कोई चार्ट बनाना है, या आपने कोई और चीज बनानी है, एक प्रोजेक्ट टाइप में कोई भी शिक्षण विधि अगर आपको दी जाती है आपके द्वारा, तो वो प्रोजेक्ट में या प्रयोगात्मक में आ जाती है। इसके गुण यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो सकता है पेपर में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई करके सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस प्रकार की विधि पर आधारित है। सीटेट में जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हमने पहले कभी देखे हैं। प्रयोगात्मक विधि में खोजे जाने वाले ज्ञान की सत्यता का मूल्यांकन भी सरलता से हो जाता है। भाई प्रयोगात्मक में प्रयोग करोगे आप चीज को, तो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगी, ये बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है। इसके कुछ दोष भी हैं, देख लेते हैं। छोटे छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई आप बच्चे को सिर्फ आप ओरली कोई चीज पढ़ा पा रहे हो, भाई बच्चे ने अभी बोलना ही शुरू किया है या स्कूल में आना ही शुरू किया है, तो उस टाइम पे बच्चा कैसे काम करेगा, तो ये उसके लिए थोड़ा दोषपूर्ण हो सकता है। इस विधि की सफलता के लिए विभिन्न शिक्षा के उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। भाई मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पे प्रयोगशाला नहीं है, तो ये सारे काम करवाने वहां पे इंपोर्टेंट नहीं हो पाते हैं, या फिर जहाँ पे वो काम करना सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद है हेरिस्टिक विधि। ये जो है आगमन इंडक्टिव मेथड से मिलती जुलती है, इसमें भी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। हेरिस्टिक विधि का मतलब क्या होता है, चीजों को जोड़ के आपको सिखाई जाएंगी और उन चीजों को सीखने के बाद आगे इन फ्यूचर के लिए आप चलेंगे। ये हेरिस्टिक विधि जो होती है स्टेप्स में चलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंडक्टिव मेथड भी स्टेप्स का ही होता है, तथ्यों की खोज होती है, कोई ना कोई चीज यहाँ आप खोज के चलते हो, समस्या उत्पन्न करना होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि भाई बच्चे को कोई ना कोई किसी प्रकार का प्रैक्टिकली कोई समस्या दी जाती है, जिसको उससे निकलने के लिए, निजात करने के लिए उसको कोई भी क्रियाकलाप दिया जाता है, तो वो हेरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है। हेरिस्टिक विधि के मुख्य गुण क्या है, ये वाली जो चीज है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए इसके कुछ मुख्य बातें मैं यहाँ इस बारे में बता देता हूँ। यह विधि बालकों को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भाई मान लीजिए आपने बच्चे को कोई इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट पे बच्चा काम कर रहा है, तो बच्चे को कोई ना कोई बाहर से उसको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी इस विधि के करने के बाद। इसके भी कुछ दोष हैं। भाई दोष यही है कि भाई आप हर जगह पे नहीं कर सकते हो। अगर बच्चे को बिल्कुल छोटा है बच्चा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा, तो उसको नहीं दिया जा सकता। ये इस विधि द्वारा ज्ञान की खोज करने में बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूम किया जाता है। 30 से 40 मिनट के या घंटे के स्वयं क्रिया का समस्त कार्य। भाई मान लो आपने बच्चे को कोई काम दिया है, तो बच्चा हो सकता है आधा घंटा लगा दे, 1 घंटा लगा दे, 2 घंटे लगा दे, तो उसमें जो काम आप करवाना चाह रहे हो उसमें बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन विधि। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, आपने जो काम किया है उससे बच्चे ने क्या सीखा है। आपने उसको काम दिया तो बच्चे ने उसके लास्ट में उससे मोरल क्या मिला है, उससे उस चीज का काम करने के बाद उससे जो शिक्षा आप समझाना चाह रहे थे, जो उस चीज को समझाना चाह रहे थे, वो समझा या नहीं समझा, इस चीज का आपने ध्यान देखना है। और उसके बाद है ध्यान आकर्षित करना, लिखबद्ध करना या निर्धारण करना, ये जो है ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। गुण और दोष दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुण क्या है, ऑब्जर्वेशन से बच्चा अवलोकित तथा निरीक्षण द्वारा ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर लेता है। इस विधि के प्रयोग से निष्क्रिय सहज में ही निकाले जा सकते हैं। उसके बाद है दोष। दोष क्या है कि भाई क्रमबद्ध बनाने के लिए योग्य नहीं है, अनुभवी तथा चतुर शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऑब्जर्वेशन करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, जिससे बच्चे का कार्य या बच्चे की परख जो है उनको हो पाए। ये कुछ विधियां दी गई हैं जो पहले आपने पढ़ी हैं, उसी के आधार पे हैं। इसमें बताया गया अब आपको शिक्षण की विविध विधियां जो दो मिलकर एक साथ काम करती हैं। पहली विधि को निगमात्मक विधि और दूसरी विधि को आगमात्मक विधि कहते हैं। विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भाई आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि व्याकरण के लिए
सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? निगमात्मक विधि फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे है आगमनात्मक विधि। ठीक है, उसके बाद है संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि जो है वो किस काम को करने के लिए उपयोगी होगी? देखिए, पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाए। मतलब मान लीजिए आपको एक शुरुआत का एक स्टेप बताया जाए और 3 स्टेप छोड़ के फिर चौथा स्टेप बताया जाए, तो इस प्रकार की विधि को हम क्या बोलेंगे? संश्लेषणात्मक विधि बोलेंगे। और इस विधि को पढ़ाने में, हिंदी भाषा को पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाए। पहले छोटी चीज बच्चे को बताई, फिर उसके बाद शब्दों का ज्ञान कराया जाए, तो इस विधि को विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। तो आप इस बात को नोट कर लेंगे कि हिंदी भाषा को पढ़ाने में या वर्णमाला को लिखकर सिखाने में बच्चे के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाएगा? तो विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक, अननोन से या नोन से अननोन के लिए वस्तु विधि का प्रयोग किया जाता है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। ठीक है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो आप नॉर्मली तरीके से ज्ञात से ज्ञात की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जिस चीज की नॉलेज है और उस नॉलेज को आगे बढ़ाना है तो आप वस्तु विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद है दृष्टांत विधि। ये विधि है भाई जिसमें बच्चे को किसी भी मानचित्र वगैरह से या किसी बोर्ड से या किसी भी तरीके से कहानी चुटकुलों से आप किसी भी विषय को स्पष्ट करना चाहें तो इस प्रकार की विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या है भाई? जिसमें आप बच्चे को कोई भी स्किल दे रहे हो, आप क्विज टेस्ट करवा रहे हो स्कूल में, या कोई कंपटीशन ऐसा करवा रहे हो जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये सारे के सारे सुकरात ने इस चीज को दिया था। ये नोट डाउन कर लेंगे कि सुकरात के द्वारा दिए जाने वाली विधि कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि थी। करके सीखना, ये सारी वही बातें हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं। इनमें सब में वही बातें बताई गई हैं। निगमन विधि आप कर चुके हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। 1 मिनट का समय है, आप रेस्ट कर सकते हो तब तक। आपके 3 चैप्टर आपकी इस क्लास में हो चुके हैं। और सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका 4th चैप्टर है सेकंड ईयर का, हम 4th चैप्टर में पहुंच गए हैं। और 4th चैप्टर है उसमें बताया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, सीटेट के लिहाज से बहुत जरूरी है। और जो भी बच्चा साथ साथ में सीटेट वगैरह के लिए सीडीपी पढ़ रहा है या फिर केवीएस वगैरह की तैयारी करेगा, क्योंकि आगे इन फ्यूचर केवीएस की वैकेंसी आने वाली है एनटीटी की लगभग 13-14 हजार। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को एनटीटी वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं कांटेक्ट हमारे से। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट उनको तो पता ही होगा, उनको भी बता देता हूं मैं कि आपने कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है अपनी, कि आप इन फ्यूचर अब कुछ टाइम के बाद केवीएस की वैकेंसी आएंगी एनटीटी की स्पेशल, तो उसको आप फिलअप करिए और अपनी दमदार तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान का विषय दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आजकल शिक्षा कार्य अधिकतर मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का नियम, सिद्धांतों आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। विद्यार्थी के व्यवहार को समझकर ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान आपको ये कह रहा है कि शिक्षा में और मनोविज्ञान में आपस में दोनों में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन समझना इसलिए जरूरी होता है कि आप किस टाइप के बच्चे को पढ़ा रहे हो। बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको उसके मनोवैज्ञानिक भाव को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान
जो है अपने आप में शिक्षक के लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बातें बता रहे हैं। देखिए, ट्रो के अनुसार, ट्रो नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। दूसरी बात, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति को सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या करती है। भाई बच्चा वोम टू टोम सीखेगा, ये बात तो सबको पता है और बार बार ये चीज कंप्लीटली तुम्हारे सामने आ रही है। अब यहां आपको समझना है शिक्षा मनोविज्ञान एक्चुअल में है क्या। देखें, निरीक्षण का रिकॉर्ड करना, तथ्यों का वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना, सामान्यकरण करना, ये सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा प्रक्रिया में क्या फर्क है, या शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या लाभ होता है, ये आप देख लीजिए। अचेत मन का ज्ञान, विद्यार्थी को अचेत मन को जानना आवश्यक है, क्योंकि अचेत मन बालकों के व्यक्तित्व का पता चलता है। भाई अचेत मन का मतलब होता है बच्चा कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है। अगर बच्चा इनएक्टिव है तो उस वे में बच्चा की क्या कारण है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव है, या क्या चीजें हैं जो उसको प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षण विधि के सुधार में सहायता, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास का प्रभाव पुरानी शिक्षण पद्धतियों पर भारी मात्रा में पड़ रहा है। पुरानी शिक्षण विधियां वर्तमान में सफल नहीं हो सकती, जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल विधि, शिक्षण विधियों में दृश्य सरव, ये कुछ विधियां हैं। व्यक्तित्व अध्ययन, भाई बच्चा इन चीजों को तो आम बात है, ये सारी बातें तो आपको पता भी होगा कि बच्चे के अंदर ये सारी स्किल होती हैं। मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा, यहाँ थोड़ा ध्यान दे देंगे कि बच्चा कोई ऐसा है आपकी क्लास में, आप इन फ्यूचर भविष्य में भावी अध्यापक आप हाल फिलहाल में हो ही, भविष्य में आप अध्यापक बनते हो, तो आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा आता है जो थोड़ा सा डल है, तो उस केस में आप कैसे काम करोगे। मंद बुद्धि बालक के लिए, डल के लिए अगर आप क्या काम करेंगे। देखिए, आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि की अगर बात करें, अगर जिसका बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 70 से कम होता है तो उनको मंद बुद्धि वाले बालक कहते हैं। देखिए, ये कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। मेंटल एज इंटू बायोलॉजिकल एज अपॉन 100। ठीक है, मेंटल एज इंटू बायोलॉजिकल एज अपॉन 100, ऐसा करके आप किसी भी बच्चे की आईक्यू जो है निकाल सकते हैं। इसमें यह बताया गया कि अगर बच्चे की 70 से आईक्यू पावर 70 से कम है तो वो मंद बुद्धि बालकों की स्थिति में आ जाता है। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा मंद बुद्धि की शिक्षा का वह स्वरूप है जो पिछड़े बालक की शिक्षा का। भाई मान लीजिए आपने कोई काम बताया कक्षा में करने के लिए और बच्चा उस चीज को बार बार बताने के बाद भी नहीं कर पा रहा है, तो या तो उसका ध्यान कक्षा में नहीं है या फिर उसकी बुद्धि लब्धि की मात्रा 70 से कम है। ठीक है, और ऐसी स्थिति वाले बच्चे को हम मंद बुद्धि वाला बच्चा कह सकते हैं। तो आपकी कक्षा में इस प्रकार का बच्चा आता है तो उसको आपने बिल्कुल पृथक नहीं करना है, आपको जितना हो सके उतना सार्थक प्रयोग करना है कि बच्चा किसी न किसी तरीके से चीजों को समझ पाए। चलिए, फेडरेशन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। भाई अपने दैनिक जीवन में बच्चा उसको मेन चीजें जो चाहिए होती है जीवन यापन करने के लिए, तो एटलीस्ट उन चीजों के बारे में तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर मेरे पास नहीं होंगी तो मेरा जीवन व्यापन कैसे होगा। स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतें बच्चे के अंदर होना चाहिए। जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करना, ये कुछ बातें होती हैं। सेल्फ इंप्लीमेंट होना चाहिए बच्चे के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का कैसा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। देखिए, मेंटल हेल्थ बच्चे की कैसी होनी चाहिए, या मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो, मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोगों कर अनुपस्थिति नहीं, इसके विपरीत यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय और निष्क्रिय गुण है। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्त होता है जिसका शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ कार्य करते हैं। भाई मेन बात आपको मैं बता देता हूं कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं शारीरिक हेल्थ या आपकी शारीरिक जो स्वास्थ्य है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करेंगे तो आपका दिमाग का स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य भी सक्रिय होगा,
और मानसिक स्वास्थ्य से आप काम कर रहे हो तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं एक्टिव रहेगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ देखने वाली चीज है और इनको नोट डाउन भी कर लेंगे सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहला होता है आत्मविश्वास। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है जो वह विश्वास होता है, आत्मविश्वास जो अपनी योग्यताओं के कारण सफलता प्राप्त कर सकता है। भाई मान लीजिए आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप एनटीटी का जो आप कोर्स कर रहे हो उसके थ्रू आप कहीं भी एनटीटी का गवर्नमेंट जॉब बन के लिए कोई गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये वाली चीज जो है आत्मविश्वास कहलाती है। संवेगात्मक परिपक्वता का क्या मतलब होता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ये परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि आप परिपक्व होने चाहिए किसी चीज के प्रति, आप कोई चीज समझ पा रहे हो या आपको समाज में उसकी परिपक्वता होनी बहुत जरूरी है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देता है। उसके अंदर देखिए भय, क्रोध, ईर्ष्या आदि संवेगों के नियंत्रण में रखने के लिए, भाई आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो आपको नियंत्रण कैसे करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सहनशीलता, भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप किसी भी तरीके से आप सहनशीलता का मतलब ये होता है कि बच्चे ने कितनी चीजों को अपने अंदर समायोजित किया है, अपने गुस्से को, अपने सामंजस्य को कंट्रोल करना बच्चे का पहला कार्य होना चाहिए। वातावरण का ज्ञान कैसा होना चाहिए, आसपास का वातावरण कैसा है, बच्चा वातावरण से भी बहुत कुछ सीखता है। जीवन दर्शन का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति का निश्चित स्तर पर जीवन अच्छा होता है, दैनिक कार्यों में अर्थ और उद्देश्य योगदान करने के लिए उसका स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, भाई अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। आत्म मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। आत्म मूल्यांकन की क्षमता का मतलब क्या होता है, आपने जो कोई भी काम किया, इतनी मैच्योरिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए कि मैंने कोई भी काम किया है तो उस काम को करने के लिए मैंने ठीक काम किया है या गलत किया है, उसका आकलन बच्चा अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार की परिपक्वता बच्चे के अंदर होनी चाहिए। आगे आता है शारीरिक विकास की अवस्थाएं क्या होती। बालक एक शरीर के रूप में जन्म लेता है, उसका शरीर माता के गर्भ में विकसित होता है और पूर्ण विकसित होने पर जन्म लेता है। अतः बालक के शारीरिक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार देखा गया। भाई बच्चा, ये तो आपको नॉर्मली बात बताएगा कि इसमें आपको कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट देखा तो यहीं रुक जाते हैं भाई। देखिए भाई, जन्म पूर्व शारीरिक विकास, गर्भ की स्थिति किस प्रकार होती है। देखिए, घुमा फिराकर कहते हैं कि जिज्ञासा और भी बढ़ने लगती है। गर्भ अवस्था शिशु के जन्म से विषय में माताएं अन्य बच्चों को अनेक प्रकार की भ्रांतिपूर्ण जानकारी देती हैं। तो शिशु जन्म प्रक्रिया का ज्ञान बालक के स्वस्थ विकास के लिए अनिवार्य है। देखिए, स्त्री तथा पुरुष दोनों में गोनोइड ग्रंथियों में पुरुष प्रजनन कोष उत्पन्न होते हैं, इसे शुक्राणु कहते हैं। इनकी संख्या असंख्य होती है। स्त्री प्रजनन अंग डिंबाशय में डिंब उत्पन्न होते हैं स्त्री की। भाई ये आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो होता है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई बच्चे का जन्म कैसे होता है। ठीक है ना, बच्चे का जन्म कैसे होता है। यहां मैं इसके ऊपर थोड़ी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहां समझिए एक बार बात को। देखिए, मेल और फीमेल का यहां दोनों चीजों का मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्रोमोसोम की संख्या XY या XS, ठीक है, ये अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, ये सेम क्रोमोसोम होते हैं। इनकी संख्या 22+1 पेयर होती है, इनकी भी संख्या 22+1 पेयर होती है। देखिए 22 जो होते हैं वो सेम होते हैं। फीमेल्स के अंदर जो एक बचेगा वो भी सेम होता है, मतलब टोटल के टोटल सारे XY XX होते हैं। और मेल के अंदर क्या होते हैं, 22 सेम होते हैं XX के, और एक अलग होता है XY का। ठीक है, तो ये XY क्रोमोसोम जो होता है 23 टोटल पेयर होते हैं। इन पेयर के आधार पे यहां से मेल से स्पर्म जाता है और फीमेल्स के ओवेरी के अंदर जाके वो स्पर्म जो है इंजेक्ट हो जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उत्पन्न होती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है, और वो 9 मंथ का टाइम पीरियड जो है एक गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। उस गेस्टेशन पीरियड को आप गर्भावधि का काल भी कह सकते हो। और गर्भावस्था या गर्भावधि का जो काल है उस काल का पूरा टाइम 9 महीने का होता है। उसके बाद पार्चुरेशन का टाइम आता है,
और वो पार्चुरेशन का टाइम या आप इसको डिलीवरी कह सकते हो, जिससे किसी भी बच्चे का मेल या फीमेल के रूप में जन्म होता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है। ये बात कुछ देख लीजिए, अभिवृद्धि चक्र क्या है, बच्चे की ग्रोथ किस वे में काम करेगी। पहले 2 वर्ष में विकास तेजी से होता है, 11 वर्ष तक विकास की गति धीमी हो जाती है, 11 से 15 विकास में गति आती है, 11 से 18 में विकास की गति धीमी हो जाती है। अब शारीरिक विकास के अनेक पक्षों पर चर्चा करते हैं। भाई ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा जब शुरुआत में 2 वर्ष तक का होता है तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है उसका, और शरीर का ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा टाइम, जो सबसे तेजी से टाइम जो होता है वो 0 से 2 साल तक के बच्चे का होता है। शरीर का आकार कुछ दिया गया है यहाँ पे भाई कि कितना कद बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, जैसे 2 वर्ष के अंदर 31 इंच और 7 वर्ष के अंदर 40 से 42 इंच तक की जो है लंबाई बढ़ जाती है बच्चे की। बाहर की अगर बात करेंगे तो 5 से 30 पाउंड तक का होता है जब बच्चा जन्म लेता है, और बाहर में वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान ही रहता है। पहले वर्ष के अंत में बालक का भार उसके जन्म के भार से दुगना हो जाता है। ये कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं, सिर कैसे बनेगा, चेहरा कैसा होगा, ये सारी आम बातें, इसमें कुछ खास आपके लिए नहीं है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, रुचि का क्या अर्थ होता है, इंटरेस्ट की बात होती है, भैया आपका किस चीज में इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट क्या होता है, ये बात समझ लीजिए। देखिए, रुचि की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से बनी है। ये इंटरेस्ट है, इसको हमने रुचि बोला है। स्काउट के अनुसार इसके कारण अंतर होता है, रोस के अनुसार इस शब्द का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण होती, इसमें लगाव होते हैं। इस प्रकार जिस वस्तु में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तु की भिन्न और महत्वपूर्ण हो जाती है, हमें उनसे लगाव होता है। इस प्रकार जिस वस्तु में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी वस्तु से भिन्न, बात वही है भाई। ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट नाम के व्यक्ति जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको जिस काम को, जिस चीज के लिए, मान लीजिए 2 अलग अलग चीजें हैं आपके सामने, 1 और 2, इसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो इससे आपका लगाव अगर ज्यादा है तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इसमें इसका ज्यादा इंटरेस्ट है। यही बात है, यही परिभाषा इसके द्वारा दी गई, इसमें कुछ खास बात नहीं दी यहाँ पे। परिभाषा क्रो नाम के व्यक्ति हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आएगा भाई। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे कि रुचि की परिभाषा करो और करो के द्वारा क्या दी गई है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। भाटिया के द्वारा क्या गया है, अंतर करना, हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें दूसरी वस्तुओं में अंतर करना होता है। इसी ये नोट डाउन कर लेंगे, इतना कुछ खास तो है नहीं भाटिया के बारे में तो, लेकिन करो करो और करो इंपोर्टेंट है। ये वाली चीज जो है नोट डाउन कर लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बालकों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां क्या क्या होती हैं। ये नोट डाउन कर लेंगे भाई। जहाँ के अनुसार क्या कहा है, बालकों में अपनी मूल प्रवृत्तियां, विवृत्तियां आदि से संबंधित वस्तुओं में रुचि होती है, अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार चित्र, स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई। शिक्षा मानव व्यवहार पर केंद्रित होती है शिक्षा मनोविज्ञान, शायद मैं पहले बात कर चुका हूं इसके बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के सिद्धांत क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूं। इसमें आप ये बात समझिए कि मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। इसको कहा जाता है अभिप्रेरणा। और मोटिवेशन अपने आप में 2 टाइप का है,
एक होता है इंट्रेंजिक मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सट्रेंजिक मोटिवेशन। ये होता है आपका आंतरिक और ये होता है बाह्य। बस आपको इतना समझना है, ये मोटिवेशन अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज है जिससे बच्चा ये समझता है कि अगर मान लीजिए बच्चे को आपने बोला कि आप ये कोई काम करोगे, कोई भी काम देते हो और उसको आपने एक रिजल्ट दे दिया कि ये काम करने के बाद आपको ये चीज मिलेगी, तो बच्चा बाह्य तरीके से वो काम करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ इस काम से मतलब नहीं है, उसको इस रिजल्ट से मतलब है कि इससे रिजल्ट क्या मिलेगा। मान लिया आपने ऐसा बोला कि भाई ये काम करोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, तो बच्चे का फोकस जो है ना 100 रुपए पे, इस काम के ऊपर नहीं है। इंट्रेंजिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चा आंतरिक रूप से काम करेगा। अभी आपने बोला कि भाई आपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अगर बच्चे को ये बात समझ में आई कि भाई बड़ों का आदर करना अच्छी बात होती है, समाज में उसकी व्यापक पहचान होगी, तो वो आंतरिक रूप से इस पे काम करेगा। अगर आपको आप ये बोलो कि भाई आपके घर में कोई गेस्ट आया, छोटे बच्चे को आप बोलो कि भाई इसको आप पोएम सुनाओगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा वाला व्यक्ति जो है ना इस 10 रुपए के लिए काम नहीं करेगा, वो इस पोएम को फोकस कराएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन चाहिए, गुड बॉय या गुड गर्ल ओरिएंटेशन चाहिए कि उसको अच्छा बच्चा, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का बनना है, तो वो आंतरिक रूप से काम करेगा। और अगर आपने बोला कि भाई 100 रुपए के लिए आपने ये काम करना है और बच्चा उस काम को करता है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का फोकस उस 100 रुपए के ऊपर है, ना कि आपने जो काम दिया उस काम में उसकी कोई रुचि नहीं है। एक्चुअल में इसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं, एक्चुअल में इसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। ये बात समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए, यही बात मैंने यहां बताई है आपको कि इसमें मेन टाइप के अभिप्रेरणा क्या है। ऐच्छिक सिद्धांत है, लेवलिंग का सिद्धांत है, बच्चा किस तरीके से बात को समझेगा, किस तरीके से नहीं समझेगा। और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 चैप्टर जो हैं आपने आज के सेशन में कर लिए हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे या रिकैप करके बार बार देखते रहेंगे। हो सकता है कि आप एक बार में सारे कंसेप्ट को ना समझ पाए, तो आप जितने भी टाइम लगा के अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि आज की क्लास में आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें हम आपका चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देंगे और सबके पास शेयर कर देंगे। आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।